नमस्कार, स्वागत है आपका आज का महाराष्ट्र समाचार बुलेटिन में। मैं हूं शुभदा सावंत और चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर, आज प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026 पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट तेज शहरीकरण और राज्य के विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मुंबई पुणे हाई स्पीड कॉरिडोर और अन्य संरचना परियोजनाओं से राज्य को भारी लाभ मिलेगा। पर्यटन से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के बजट में प्रस्ताव है कि 10,000 पर्यटन मार्गदर्शकों को उन्नत ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र के प्रमुख स्थलों पर कार्यरत गाइडों को भी लाभ मिलेगा, विशेषकर छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी खबर, ठाणे का पहला कैंसर अस्पताल जल्द चालू होगा। इस बात की घोषणा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। यह अस्पताल लगभग 600 बिस्तरों की क्षमता के साथ संचालित होगा और स्थानीय समुदाय को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएगा। राजनीतिक परिदृश्य, राज्य में पिछले दिनों दिवंगत नेता अजित पवार की स्मरणीय राजनीति और उनके योगदान पर स्टेट वाइड चर्चा रही है। उनके निधन के बाद राजनीतिक माहौल अभी भी संवेदनशील है और राजनीतिक पार्टियां सक्रियता से भूमिका निभा रही है। युवा खेल परिणाम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का प्रदर्शन शानदार रहा। 150 से अधिक पदक अर्जित कर महाराष्ट्र तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। सबसे बड़ी खबर आज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हालिया केंद्रीय बजट 2026 से महाराष्ट्र को भारी आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने बूंद बादल से लेकर उच्च स्पीड कॉरिडोर तक के प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए यह बजट निर्णायक साबित होगा। राज्य में गंभीर राजनीतिक बदलाव, दिवंगत नेता अजित पवार का कार्यकाल समाप्त होने से राज्य में पावर गेम जारी है और कई बड़ी राजनीतिक हलचलें देखने को मिल रही है। उनके सम्मान में बारामती में एक स्मारक बनाने की योजना भी सामने आई है। इसे उनके सहयोगियों ने आज घोषित किया। राजनीतिक माहौल में सियासी उठापटक, एनसीपी और महायुति गठबंधन पर जारी समीकरणों के से राज्य की राजनीति में स्थिरता अस्थिरता दोनों के संकेत मिल रहे हैं। ओपोजिशन के दावे और अलग अलग समूहों की राजनीतियों के चलते चुनावी तैयारियां भी तेज हो रही है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, पिछले विधानसभा चुनावों में महायुति बीजेपी शिवसेना एनसीपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, जिससे राज्य में स्थिर सत्ता का दावा था। पर अब प्रमुख नेताओं के निधन और पद परिवर्तन से राजनीतिक चलन बदलता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषण, आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठा है। क्या सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना एनसीपी की दिशा और गठबंधन की राजनीति को बदलने वाला मोड़ होगा? और क्या अगले चुनावों में सत्ता समीकरण और भी अधिक बदलेंगे? राजनीति का बड़ा परिदृश्य, पवार परिवार और एनसीपी का भविष्य। आज राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा विषय है एनसीपी के भविष्य की दिशा। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार जी के निधन के बाद से पार्टी के भीतर विलय और पुनर्संयोजन को लेकर चर्चाएं तेज है। कुछ नेताओं का दावा है कि एनसीपी के विलय की योजना आगे बढ़ रही है, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन बातों का खंडन किया है। इसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट किया है कि उन्हें एनसीपी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। यह संकेत देता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अंतिम रूप देने तक राजनीति में अनिश्चितता बनी हुई है। इसी बीच पार्टी की रणनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुनेत्रा पवार बारामती और सातारा दौरे पर है, जो पारिवारिक और राजनीतिक संभावनाओं का मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लोकल पॉलिटिक्स, चुनाव और गठबंधन, नगर परिषद और पंचायत चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं और राजनीतिक दल पूरी ताकत से तैयारी में जुटे हैं। यह चुनाव राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। पिछले नगर निगम चुनावों में बीजेपी लेड महायुति ने जबरदस्त जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी और उसके साथी पार्टियों ने
कई प्रमुख नगर पालिकाओं में बहुमत हासिल किया है। यह केवल स्थानीय जीत नहीं बल्कि राज्य राजनीति में भी बीजेपी के मजबूत कद को दर्शाता है। कुछ जगहों पर बीजेपी और कांग्रेस का प्रत्याशित गठबंधन भी देखने को मिला, जैसे अंबरनाथ में शिवसेना को पराजित करने के लिए ये दो विरोधी दल साथ आए। यह महाराष्ट्र की राजनीति में रणनीतिक बदलाव का संकेत है। राजनीतिक विवाद और बयानबाजियां। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने अजित पवार की मौत के मामले पर अलग और विवादास्पद टिप्पणियां की है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। राज्य भर में स्थानीय नेताओं की सभाएं, रोड शो और प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहे हैं, खासकर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर। मुख्य राजनीतिक ट्रेंड विश्लेषण। महायुति का प्रभाव। पिछले स्थानीय चुनावों के नतीजे और गठबंधन रणनीतियां बताती है कि महायुति गठबंधन अभी महाराष्ट्र में सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहा है। एनसीपी की दिशा का सवाल। अजित पवार जी के निधन के बाद एनसीपी का नेतृत्व और रणनीति अब राजनीतिक तकरार और पुनर्गठन दोनों का विषय है। इससे राज्य में राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। चुनावी मौसम गर्म। निकाय स्तरीय चुनाव 5 फरवरी को होने वाले हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल पूरे जोश से तैयारी में है। स्थानीय मुद्दे से लेकर गठबंधन की राजनीति तक सभी का ध्यान अब इसी ओर है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधन, चुनावी ताकत और नेतृत्व घोषणाओं का मिश्रण साफ दिख रहा है। कहा जा सकता है कि स्थानीय चुनावों के नतीजे आने के साथ ही राज्य का राजनीतिक नक्शा और भी स्पष्ट होगा। राजनीतिक माहौल का बड़ा परिदृश्य। महायुति का दबदबा। स्थानीय निकायों और नगरपालिका चुनावों में महायुति गठबंधन बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है और सहयोगी दलों के साथ मिलकर सत्ता को मजबूत किया है। यह प्रदर्शन 2029 विधानसभा चुनावों के लिए महायुति को एक मजबूत नैतिक लाभ दे रहा है। इसके अलावा 2026 जैसे निकाय चुनावों में गठबंधन का प्रभाव और उम्मीदवारों का अनुभव भविष्य के प्रयासों के लिए आधार बन सकता है। संभावित गठबंधन और सियासी समीकरण। महायुति गठबंधन। भाजपा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में प्रमुख शक्ति। शिवसेना शिंदे एकनाथ शिंदे गुट। एनसीपी अजित पवार गुट। यह गठबंधन 2024 के विधानसभा चुनावों में भी सत्ता में आया था और अब लोकल बॉडीज में सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे 2029 के चुनावों में भी एकजुट छवि दिख सकती है। विपक्ष महाविकास आघाड़ी एमवीए। इसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, शरद पवार गुट आदि शामिल है। हालांकि स्थानीय चुनावों में विपक्ष को अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला है और उसे अपनी रणनीति फिर से ढालनी पड़ेगी। दूसरे समीकरण। विपक्षी दलों के बीच सीट शेयर और नेतृत्व फैसलों में असंतुलन है, जिसके कारण गठबंधन को मजबूत स्वरूप देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गठबंधन के लिए सीट शेयर रणनीति आगामी चुनावों में भी महत्वपूर्ण रहेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कितनी सीटें खुद लेती है और कितनी सहयोगियों को देती है। राजनीतिक चुनौतियां और चुनावी लेख। एनसीपी के भीतर बदलाव। अजित पवार के निधन और सुनेत्रा पवार का उभरता नेतृत्व परिस्थितियों को बदल रहा है। इससे एनसीपी, एसपी और एनसीपी अजित गुट के बीच मत विभाजन भी चुनावी समीकरण पर असर डाल सकता है। विपक्ष की राजनीति। एमवीए गठबंधन को कांग्रेस, एसएस, यूबीटी और एनसीपी, एसपी के बीच एक संगठित चुनावी रणनीति बनानी होगी ताकि वह महायुति का सामना कर सके, खासकर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े वर्गों में समर्थन जुटाकर। स्थानीय चुनावों का प्रभाव।
पिछले निकाय चुनावों में मिली जीत बीजेपी और उसके गठजोड़ को जनादेश के रूप में राजनीतिक लाभ देती है, जिससे विधानसभा चुनावों के लिए मोमेंटम बना हुआ है। 2029 चुनाव की मुख्य चुनौतियां: बीजेपी महायुति, सत्ता में बने रहने और सकारात्मक विकास कार्य दिखाने की जिम्मेदारी, इकाइयों को संतुलित सीट शेयर देने की रणनीति, स्थानीय मुद्दों पर वोटरों का विश्वास कायम रखना, एमवीए विपक्ष, सभी पार्टियों के बीच एकजुट मंच तैयार करना, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग और अल्पसंख्यकों को अपना समर्थन दिलाना, बीजेपी महायुति की नीतियों पर वैकल्पिक विकल्प देना। 2029 विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से लंबा और पेचीदा संघर्ष होता दिख रहा है। महायुति का संगठन और स्थानीय चुनावों में सफलता इसे मजबूत बनाती है। विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर एक सुदृढ़ रणनीति अपनानी पड़ेगी। यदि यह गठबंधन मजबूत होता है तो 2029 में भी सत्ता के समीकरण उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति सुसंगत रूप से तैयार कर लेती है तो यह मुकाबला और रोमांचक हो सकता है। सबसे बड़ी राजनीतिक खबर: आज संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026 को लेकर राजधानी दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है। बजट सत्र के बाद राजनीतिक दलों के नेता विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर के स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा प्राथमिकताओं पर। दिल्ली पुलिस को राजनीतिक और प्रशासनिक मजबूती: दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तालमेल को दिखाता हुआ समाचार है कि दिल्ली पुलिस बजट में 4.6% वृद्धि की मंजूरी मिली है, जिसमें तकनीकी क्षमता, साइबर सिक्योरिटी और शहर की सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इस फैसले को लेकर राजधानी में राजनीतिक दलों के अगर अलग अलग रुख है। कुछ का कहना है कि यह सुरक्षा के प्रति सकारात्मक कदम है, तो कुछ का कहना है कि बजट प्राथमिकताओं में नागरिक कल्याण और रोजगार भी जरूरी है। एमसीडी को बांड बाजार में नई राहत: म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी को केंद्रीय बजट के तहत बड़ा अवसर मिला है। अब यदि एमसीडी ₹1000 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड जारी करती है तो केंद्र से ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे स्थानीय शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च बढ़ा सकता है। दिल्ली के राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसे राजधानी के स्थानीय प्रशासन को सशक्त करने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है और इसे 2025 विधानसभा चुनाव के बाद से बनी भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की विकास विन्मुख छवि को और मजबूत देने वाला भी बताया जा रहा है। राजधानी में राजनीतिक विषयों पर मुख्य बिंदु: केंद्रीय बजट पर दिल्ली नेताओं के बयान और प्रतिक्रियाओं जारी है। दिल्ली पुलिस के बजट में वृद्धि को लेकर राजनीतिक दलों में चर्चा तेज है। एमसीडी का बॉन्ड इशू मामला राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति दोनों में सुर्खियां में बना हुआ है। राजधानी का राजनीतिक परिदृश्य संक्षेप में: दिल्ली में राजनीतिक व प्रशासनिक माहौल फिलहाल बजट प्रतिक्रियाओं और स्थानीय प्रशासन के फैसलों पर केंद्रित है। नागरिक सुरक्षा, शहर की विकास योजनाएं और बजट प्राथमिकताओं को लेकर दलों के बीच संवाद और बहस जारी है, जो आज के राजनीतिक रुझान और चुनावी तैयारी के लिए भी अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ी राजनीतिक खबर: आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अहम बैठक कर रही है, जिसमें राजनीतिक रणनीति, आगामी चुनावों और संगठनात्मक समीकरण पर चर्चा होने की उम्मीद है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच यह बैठक दिल्ली के राजनीतिक माहौल में एक नया मोड़ ला सकती है। राष्ट्रीय राजनीति का दिल्ली पर असर: केंद्रीय बजट 2026 के बावजूद राजनीति में केंद्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों के बीच रणनीतिक बातचीत जारी है। आज दिल्ली में भी राजनीतिक दलों ने बजट के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर
बयान जारी किए हैं, जिसमें रोजगार, उद्योग और MSME सेक्टर को लेकर चर्चा शामिल है। दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की राजनीति भी उभर रही है। देश के रक्षा खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि को लेकर भी चर्चा केंद्र में है, जिसका असर दिल्ली के राजनीतिक मंचों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी में राजनीतिक ऊर्जा और युवा समर्थन, क्रिकेट जगत की सबसे खबरें भी राजनीति को प्रभावित कर रही है। जैसे T20 WC में भारत पाक मुकाबले के फैसले से युवा वोटर की रुचि और उनके समर्थन के रुझान पर राजनीतिक विश्लेषक टिप्पणी कर रहे हैं। राजधानी का राजनीतिक परिदृश्य, मुख्य मुद्दे आज, कांग्रेस की रणनीति बैठक, भविष्य की राजनीति के लिए बड़ा कदम, बजट के प्रभावों पर राजधानी में पार्टियों की प्रतिक्रियाएं, राष्ट्रीय राजनीति के दिल्ली पर सीधा असर, युवा समर्थन और खेल राजनीति का कनेक्शन। आज दिल्ली की राजनीति संभावित चुनावों, आर्थिक नीतियों और रणनीति बैठकों से भरी हुई है। कांग्रेस की बैठक बताती है कि विपक्ष अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश में है, जबकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बीजेपी केंद्रित नीतियों को जोर दे रहे हैं। केंद्रीय बजट के बाद की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी राजनीतिक दलों के वादों और नीतियों पर फोकस बढ़ा रही है और वो दिल्ली जैसे महानगर में जनता के फैसले पर सीधा असर डाल सकती है। सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राज्य भर में दिखाई दे रहा है, जिससे कई जिलों में बारिश, गरज चमक, ओले और घना कोहरा आने की चेतावनी जारी की गई है। इससे सड़क यात्रा और विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। आज वायु प्रदूषण और मौसम दोनों का मिश्रित असर है। कोहरे की चादर राज्य के कई हिस्सों में सुबह सुबह देखने को मिल रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। राजनीति और सामाजिक खबरें, लखनऊ में बेरोजगार अभ्यर्थियों की परेशानियां, लंबे समय से रुकी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज राजनीति लखनऊ में प्रदर्शन होने की संभावना है, जिसमें अभ्यर्थी न्याय और त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में बजट सत्र के बाद भी रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर बहस जारी है। सरकारी सेवाओं में भर्ती की प्रक्रियाओं को लेकर युवा वर्ग असंतोष जता रहा है। लोकल व्यावसायिक और सामाजिक बातें, शी मार्ट जैसे नई पहले राज्य की महिलाओं के लिए सकारात्मक खबर बन रही है, जहां महिलाएं अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। कफ सिरप जैसे दवाइयों के तस्करी नेटवर्क की खबरें आज सुर्खियों में है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर प्रशासन की सतर्कता भी बढ़ी है। राज्य भर में प्रमुख रुझान और असर, मौसम विभाग का अलर्ट आज उत्तर प्रदेश में सुबह सुबह घना कोहरा और बूंदाबांदी जैसी स्थितियों को लेकर जारी है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन की आशंका बढ़ी है, जो शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को और करने का संकेत मिला है। आज की संक्षिप्त रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश आज मौसम के बदलाव, सामाजिक मुद्दों और रोजगार शिक्षा से जुड़ी चर्चाओं से भरा हुआ है। कोहरे और मौसम की अलर्ट ने जनजीवन को प्रभावित किया है। वहीं लखनऊ में प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलनों से राजनीतिक चर्चा गरमाई हुई है। यातायात पुलिस ने नोएडा में विशेष अभियान चलाया। राजस्व पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,772 वाहनों पर चालान लगाया और 11 वाहनों को सीज किया गया है। यह अभियान सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के उद्देश्य से चलाया गया। वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब दर्ज। आज नोएडा और गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता पुअर मॉडरेट श्रेणी में दर्ज हुई है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य चिकित्सकों की सलाह के अनुसार बाहर घर गतिविधियों में सावधानी बरतने की अपील की गई है।
नोएडा में महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला। एक 37 वर्षीय महिला के साथ सेक्टर 37 के आसपास गोल्फ कोर्स मेट्रो सेक्शन के निकट एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार की शिकायत दर्ज हुई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मुद्दे को फिर से उभार रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आवास और विकास अपडेट। राज्य सरकार के स्वामी फंड 2 के तहत रुपये 15,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है, जिससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगभग 50,000 नए फ्लैटों के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। यह उपाय मकान समस्या और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। नोएडा में महिला के साथ दुर्व्यवहार, आरोपी गिरफ्तार। आज की बड़ी खबर में नोएडा के गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास एक 37 वर्षीय महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें महिला के बयान के आधार पर कई धाराएं शामिल है। नोएडा में एलिवेटेड रोड पर अश्लील व्यवहार के आरोप में 2 इंजीनियर गिरफ्तार। नोएडा में एक परिवार के साथ कार से पीछा करके अश्लील इशारे करने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 2 इंजीनियर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में डेटिंग ऐप फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्राइंडर डेटिंग ऐप के बहाने लूटपाट करने वाली गैंग को घेर लिया है। आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, 2 चाकू और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस ने 4 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। कुछ समय पहले ग्रेटर नोएडा में बेटा 2 इलाके में 27 वर्षीय महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने सनकी आशिक को गिरफ्तार किया था। लखनऊ उन्नाव के साइडर फ्रॉड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन पर 3.3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। पुलिस की कार्रवाई और संकेत। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जनसुरक्षा और बचाव को प्राथमिकता देकर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस लगातार साइबर दुर्व्यवहार और डेटिंग ऐप फ्रॉड जैसी जटिल वारदातों को जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन बल में सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी और जल्द कार्रवाई पर जोर दे रहा है। सार में आज के अपराध अपडेट। नोएडा में यौन उत्पीड़न आरोपी गिरफ्तार। दुर्व्यवहार के मामले में 2 इंजीनियर्स बुक। ग्रेटर नोएडा डेटिंग ऐप फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा बजट सत्र। आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो गया था, जिसमें वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और सत्र आज से 27 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान बहस, ग्रांट चर्चा और विकास योजना रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू। आज से बिहार बोर्ड 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा भी राज्य भर में शुरू हो गई है। 13 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू है ताकि निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित हो सके। केंद्र बजट पर बिहार सरकार की प्रतिक्रिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट 2026-27 को राज्य के विकास के लिए सकारात्मक कदम बताया है। विशेषकर रेलवे, वाटरवे और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को लाभदायक माना है। साथ ही वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर से बिहार को सीधा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य अपडेट। बर्ड फ्लू अलर्ट। दरभंगा जिले में मरे हुए कौओं की जांच में बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा के संदिग्ध मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने
उसके खिलाफ निगरानी और परीक्षण को तेज कर दिया है और लोगों को संक्रमित पक्षियों के संपर्क से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। विपक्षी प्रतिक्रिया और मुद्दे सत्र में उठे। बजट सत्र से पहले दिन विपक्षी सदस्य नीट छात्रा से दुष्कर्म मृत्यु मामले पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सत्र में रोजगार, शिक्षा तथा कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर तीखी बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य भर में इंटरमीडिएट परीक्षा के अलग अलग केंद्र से रिपोर्ट। आरा, जगदीशपुर, पीरो जैसे जिलों में भी आज से इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित है, जिसमें 45,918 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। प्रशासन ने परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से हो सके। आज के बिहार के मुख्य बिंदु संक्षेप। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। इंटरमीडिएट परीक्षा रवाना, 13 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल है। केंद्रीय बजट पर राज्य सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बर्ड फ्लू अलर्ट के साथ सावधानी जारी। बजट सत्र में विपक्ष के विरोधी प्रदर्शन की तैयारी। यहाँ पर आज के समाचार समाप्त होते हैं। अथ टीवी के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।